टाइपोग्राफी की ब्रांड कंसिस्टेंसी जो मैंने डिजाइनर्स में खामी देखी है ज्यादातर यहाँ पे, ये देखा है कि वो टाइपोग्राफी की कंसिस्टेंसी ना होने को जुर्म समझते ही नहीं। हम जो देख रहे हैं, हम यूजर एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव के साथ भी इसको देख रहे हैं, तो ये जुर्म ज्यादा बड़ा बनता है। बिल्कुल ऐसा ग्राफिक डिजाइन में आपने यहाँ पर एक कलर इस्तेमाल किया है, आपने दूसरा इस्तेमाल किया है, तो वहाँ उस शायद वहाँ चलता है। अगर हम ग्राफिक डिजाइन की भी बात करें ना, तो आप इस ईरा से 100 साल पीछे चले जाएं, 200 500 पिकासो के टाइम पे चले जाएं, तो वहां पे भी, बल्कि आप ग्रीक मेथड तक चले जाएं, आपको कंसिस्टेंसी नजर आएगी। वो जो कंपेयर बटन था, उसके टेक्स्ट की हायरार्किकल लेवल पोजीशनिंग अलग थी, जिससे पूरा काम खराब हुआ था। तो यूजेबिलिटी टेस्टिंग से आपने ये डिस्कवर करके उसको तसही करना होता है उसको। जब डिजिटल डिजाइन एसेट सेल होने की वेबसाइट्स का एक जमाना आया था, तो उसमें 3 साल तक जो टॉप सेलर प्रोडक्ट्स थी वो टाइपोग्राफी थी। सो जो जो लोग इंटरनेशनली टाइपोग्राफी बना रहे हैं, उनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो कुछ और नहीं कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट निशानुर रहमान। हमारे साथ मौजूद हैं जुल्कर अंसारी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। हम आज बात करेंगे टाइपोग्राफी के ऊपर और उसकी यूआई के अंदर अहमियत क्या है और उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जुल्कर अंसारी साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताना कि टाइपोग्राफी है क्या? तो टाइपोग्राफी बेसिकली टेक्स्ट और फॉन्ट्स को आपस में रख के कम्बिनेशन करके कोई विजुअल शक्ल देने का नाम है, इन शॉर्ट। ठीक है, तो यूआई में इसकी क्या अहमियत है, यूआई डिजाइन में? यूआई डिजाइन में इसकी अहमियत इस चीज से है कि आप यूआई डिजाइन में किसी पर्पस के लिए जाते हैं, उसको किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के तौर पे उसको डील करते हैं, द प्रोडक्ट डिजाइन ऑफ यूआई डिजाइन। तो उसमें आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन पढ़ना होता है आपने, कि कौन सी चीज़ है जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और मैं ये क्यों कर रहा हूँ। इन सवालों के जवाब आपको नॉर्मली टाइपोग्राफी से मिलते हैं, उसकी हायरार्की से मिलते हैं, कि कौन सी चीज़ की हेडिंग है, कौन सी चीज़ मेन्यू में है, मैंने कहाँ जाना है, मेरे इन्फॉर्मेशन का फ्लो कैसा आना है। तो इट्स वेरी इम्पैक्टफुल, इट्स अ सेकंड इम्पैक्टफुल थिंग आफ्टर द कलर्स आफ्टर द कलर्स। इन द यूआई। तो आप ये कह लें कि यूआई आपने बनानी है, उसमें आपने कंटेंट भी लिखना है, तो टाइपोग्राफी तो इस्तेमाल होनी ही है। ठीक है, अपनी बात समझाने के लिए या उस एरिया को दिखाने के लिए। इसमें टाइपोग्राफी आप ये कह लें कि इसको भी डिफाइन करना पड़ता है मूड बोर्ड के साथ या इमोशंस के टाइपोग्राफी, साथ, इसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज जो टाइपोग्राफी है उसमें अगर मैं आपको दो दो मेन किस्म की टाइपोग्राफी के डिफरेंसेस बताऊं, ऑल्दो देयर आर लॉट्स ऑफ अदर वेरिएंट्स होते हैं, वेरिएबल काइंड ऑफ फॉन्ट्स होते हैं, टाइपोग्राफी होती है, लेकिन दो मेन कैटेगरीज हैं, एक सेरिफ फॉन्ट कहलाता है और एक सैंस सेरिफ कहलाता है। तो सेरिफ फॉन्ट एक खास चीज के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपके यहाँ पे आपके वो इमोशंस ट्रिगर होते हैं, जहाँ पे आपको पता चलता है कि जहाँ पे आपके नोकीले नजर आते हैं फॉन्ट्स, जिसकी बेस गहरी होती है। तो अगर आप उन चीजों को सोच के चलते हैं तो आपको हॉरर और आपको एंटीक, क्वीन विक्टोरिया स्टाइल, सो दीज काइंड ऑफ स्टाइल्स आपको सुनने में और सोचने में नजर आते हैं और वो आपको विजुअली दिखते हैं। सो आप कनेक्ट हो जाते हैं पास्ट के साथ। जबकि सेरिफ फॉन्ट जो आपका बिल्कुल स्मूथ होता है और उसके अंदर वो इस तरह से नोकदार नहीं होता, तो आपको वहां से एक मॉडर्न और एक स्टाइलिश चीज नजर आती है। सो फॉन्ट्स एक इन्फ्लुएंस करते हैं आपके इरा को और अपने स्टाइल को। बिल्कुल, या इमोशन से इसका ताल्लुक है, और हिस्ट्री से इमोशंस को कनेक्ट ताल्लुक है करता इसका। है, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो इसमें मेजॉरिटी जो है, हम जिस टाइपोग्राफी की बात कर रहे हैं, तो यूआई के अंदर रीडेबिलिटी को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि जो आप एरिया में लिख रहे हैं उसके कलर के साथ, उसके फॉन्ट साइज के साथ कैसे इंश्योर किया जाता है? इसे श्योर ऐसे किया जाता है कि बेसिकली आप अगर चॉइसेस आपकी है कि आप उसके फॉन्ट के साइज के साथ या उसके फॉन्ट के वेट के साथ प्ले करते हैं। टाइपोग्राफी इसी चीज का नाम है। तो अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं कि टाइपोग्राफी और फॉन्ट में बाय द वे क्या फर्क है, टाइप फेसेस होते हैं, तो टाइप और फॉन्ट में क्या फर्क है। तो जो आपका टाइप फेसेस है या टाइपोग्राफी है, ये होता है आपका एक टाइप फॉन्ट के अंदर, एक टाइप के लिए अंदर कितने फॉन्ट्स हैं। हेलवेटिका के अंदर 12 स्टाइल्स हैं या 14 स्टाइल्स हैं। तो आपने कोई ऐसा फॉन्ट फैमिली इस्तेमाल कर ली जिसके अंदर आपके पास लाइट, एक्स्ट्रा लाइट, नॉर्मल,
बोल्ड, सेमी बोल्ड, हैवी बोल्ड और एक्स्ट्रा बोल्ड, इस तरह की आपके पास कंडेंस्ड की ऑप्शन मौजूद है। तो वो जो फॉन्ट्स के अंदर मल्टीपल फॉन्ट्स की लेयर्स हैं, वो आपकी टाइप फेसेस में आती हैं। ठीक तो है। आप उनका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो फिर सिर्फ फॉन्ट वेट और फॉन्ट साइज के साथ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये आप इसे यूटिलाइज करते हैं अपने स्क्रीन में। ठीक है, तो फॉन्ट्स हमारे हो गया, हेल्वेटिका हो गया, एरियल हो गया, टाइम रोमन हो गया, जी, और जो टाइप्स हैं, जो उसकी वेरिएशंस है, वो टाइप है। जो उसकी वेरिएशन जो उसी के अंदर है, देखिए बिल्कुल, इसको हम टाइप फेस कहते हैं। टाइप फेस कहते हैं। सो टाइप फेस एक्चुअली अगर हम हेलवेटिका की बात करें तो हेलवेटिका का एक फॉन्ट, जो हेलवेटिका बोल्ड है, वो एक फॉन्ट है। बिल्कुल, हेलवेटिका टाइप फेस है, बिल्कुल, क्योंकि हेलवेटिका के अंदर कई हेलवेटिका है जो बिल्कुल। डिफरेंट कैटेगरीज के साथ खड़े हैं। डिफरेंट कैटेगरी के सो साथ वो खड़े हैं। फॉन्ट्स हैं। फ़ॉन्ट की कंसिस्टेंसी जो है, इसको यूआई के अंदर कितनी अहमियत है? बहुत ज्यादा, बिकॉज अगर इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाएं तो इट्स नॉट ओनली फॉर द यूआई, इट्स एक्चुअली फॉर द ब्रांड। बिल्कुल, तो अगर आपकी लेट्स से आपका ब्रांड जो है वो एक खास मैसेज कन्वे करता है यूजर को किसी खास वजह से डेमोग्राफी के साथ, तो प्रिंट में अगर आपने कोई डिफरेंट फॉन्ट इस्तेमाल कर लिया और वो कंसिस्टेंट नहीं है, यूआई में आपने डिफरेंट इस्तेमाल कर लिया, तो वो ब्रांड के असूल के खिलाफ निकल जाएगा। सिमिलरली अगर आपने एप्लीकेशन में किसी खास पर्पस के लिए एक फॉन्ट इस्तेमाल किया हुआ है, फॉन्ट टाइप ए बी सी जो बटन्स में इस्तेमाल हो रहा है, और किसी एक जगह पे आपने जाके वहाँ पे एक्स वाई जी इस्तेमाल कर लिया, दैट्स नॉट इक्वल्स टू ए बी सी, उसके बराबर नहीं है। तो आपको कंसिस्टेंट रखना पड़ता है फॉर टू ट्रिगर एंड चैनलाइज द यूजर्स माइंड, उसके कॉग्निटिव लोड को रिड्यूस करने के लिए, कि इसका मतलब ये है। अगर उसको उसमें डिफरेंस नजर आएगा तो उसकी जहन में कोई खलिश पैदा होना शुरू हो जाएगी कि दैट्स अ डिफरेंट, ये वो चीज़ नहीं है जो मैंने देखी थी। और मोस्ट ऑफ द टाइम यूजर इसको समझ नहीं पाते कि उसको डिफरेंट क्या लगा, वो आपकी एप्लीकेशन को बंद कर देते हैं। सो बिल्कुल। टू कीप द रिटेंशन रेट ऑफ योर यूजर, आपको ब्रांड कंसिस्टेंट रखना पड़ता है। एंड टाइपोग्राफी की ब्रांड कंसिस्टेंसी जो मैंने डिजाइनर्स में खामी देखी है ज्यादातर यहाँ पे, ये देखा है कि वो टाइपोग्राफी की कंसिस्टेंसी ना होने को जुर्म समझते ही नहीं है। बिल्कुल, सही यहाँ कह से रहे हैं आप। यूजर आपका निकल सही जाता कह है रहे हैं आप। और यूजर को पता कंसिस्टेंसी नहीं जो है चलता। वो काफ़ी ज़्यादा इशू करती है हमारे पास। लाशौरी तौर पर भी हो जाता है, ऐसे मिस्टेक ही भी हो जाती है, और आप ये कह लें कि सम टाइम वो इस चीज़ को अहमियत भी नहीं देते कि नहीं यार क्या हुआ? यहाँ पर चेंज कर दिया हमने तो। और मैंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, जुर्म, ये जुर्म है। तो उन्हें पता नहीं है कि हम जुर्म कर रहे हैं। तो शायद इसको हम जो देख रहे हैं, हम यूज़र एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव के साथ भी इसको देख रहे हैं, तो ये जुर्म ज़्यादा बड़ा बनता है। बिल्कुल ऐसे ही। ग्राफिक डिज़ाइन में आपने यहाँ पर एक कलर इस्तेमाल किया है, आपने दूसरा इस्तेमाल किया है, तो वहाँ उस शायद वहाँ चलता है। अगर हम ग्राफिक डिजाइन की भी बात करें ना, तो आप इस ईरा से 100 साल पीछे चले जाएं, 200 500 पिकासो के टाइम पे चले जाएं, तो वहां पे भी, बल्कि आप ग्रीक मेथड तक चले जाएं, आपको कंसिस्टेंसी नजर आएगी। आप विजुअल देख के बता सकेंगे कि ये पेंटिंग किसकी है, विजुअल देख के बता सकेंगे टाइप। बाय द वे, फोटोग्राफी मुसव्वरी से पहले आई थी, जिसका सही। मतलब है कि इंसान ने पहले लिखना सीखा था, कलर बाद में डाले थे। बाद में। तो कलर की जितनी इंपॉर्टेंस मेमोरी के अंदर है कि जो इंसान खुद प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन टाइप के साथ प्ले करना इंसान ने शुरू कर दिया था मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए, काफी पहले, काफी अभी। और वो तो वहां पे भी कंसिस्टेंट थे। कंसिस्टेंसी से ही या आप बात करें, कंसिस्टेंट नहीं होता तो वो आप ये कह लें जो आपने बात की कि इमोशन जो है वो गलत ट्रिगर हो सकता है कि नहीं यार ये कोई और चीज है, पीछे उसके लाश और आपने कुछ और रखा था, आगे आपने चेंज कर दिया। सो इट्स इम्पैक्ट इज थ्री साइड्स। अगर मैं इसको यूजेबिलिटी के एंगल से एंकर करूं, तो मैंने तीन चीजें यूजर एक्सपीरियंस के पॉडकास्ट में आपको बताई थी कि इसकी एक लेयर है बिजनेस, एक लेयर है टेक्निकल, एक लेयर है डिजाइन। तो ये तीनों जगह जुर्म है। बिजनेस में यूजर चला गया, बिल्कुल, यूएक्स में यूजर चला गया, बिल्कुल। डिजाइन में आपने यूजर को बताया कि आई एम नॉट अ डिजाइनर, क्योंकि आप अपनी कंसिस्टेंसी को स्टेक में लगा वो रहे हैं। डिजायरेबिलिटी, वायबिलिटी, फिजिबिलिटी एग्जैक्टली, सो ये तीनों उसमें। चीजों में आपने गलत कर दिया। तो इसलिए कंसिस्टेंसी को, जो कंसिस्टेंसी मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जो कंसिस्टेंसी में टाइपोग्राफी की अगर हम बात करते हैं, उसके ऊपर उसका ख्याल नहीं रख रहा होता, तो उसको एक दिन के लिए काम सिर्फ इसी चीज पे करवाया जाता है कि वो कंसिस्टेंट करके चेक करवाए, और वो एप्लीकेशन के मल्टीपल टाइम किए हुए काम को दोबारा करवाया जाता है कि वो हमें चेक करवाए, ताकि हम ये और वो हमें साबित करे कि उसे एक चीज समझ आ गई है, तो वगरना हम उसे आगे नहीं निकलने तो देते। फॉन्ट में कंसिस्टेंसी जो ना रखना जुर्म है। जुर्म है, बिल्कुल। बिकॉज वो आपका ब्रांड तो एज अ डिजाइनर खत्म होगा, लेकिन क्लाइंट का ब्रांड भी खत्म हो गया, बिल्कुल। यूजर भी आपसे निकल गया। तो अगर आप इसको जुर्म नहीं समझते तो बेशक ना समझें, लेकिन आप फिर ग्रो नहीं कर सकते ग्रो कहीं। नहीं कर या सकते।
तो फॉन्ट हायरार्की भी इसी में आती है। सो फॉन्ट हायरार्की जो है ना, वो अगेन वही जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि टाइप फेसेस में आपके पास फॉन्ट्स हैं जो बिल्कुल। हायरार्किकल लेवल में हैं, और फिर सिंगुलर फॉन्ट्स में भी आप हायरार्की डिफाइन कर सकते हैं कि ये किस लेवल पे आएगा, हेडिंग, सब हेडिंग, उसके बाद रनिंग टैक्स। सिक्स लाइफ टाइप ऑफ हेडिंग्स एंड देन पैराग्राफ्स, रनिंग टेस्ट, ये तमाम चीजें आप यूटिलाइज करते हैं। सो ये तमाम हायरार्की में आते हैं। इस तरह पे हायरार्की में आते हैं और इसको भी डिफाइन करना और इसके अंदर कंसिस्टेंट रखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। इट्स मेजर पार्ट ऑफ योर ब्रांड आइडेंटिटी, जिसको आपने थ्रू आउट एप्लीकेशन में यूटिलाइज करना होता है। अनफॉर्चुनेटली जिसे लोग यूटिलाइज नहीं करते, यूटिलाइज नहीं करते। फिर ब्रांड गाइडलाइन में आपने इसको जिक्र करना जरूरी है, ताकि, और जिक्र करने का मतलब ये है कि उसे इम्प्लीमेंट कर सके, उसे नाफिजुल अमल करे। बिल्कुल। तो ये फॉन्ट हायरार्की जो है, इसको जिस तरह हमने भी बात की कि बहुत सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए आपके पास डिज़ाइन साइड पे टूल्स मौजूद होते हैं। तो हायरार्की को इवैल्यूएट करने के लिए या उसको चेक करने के लिए कोई टूल मौजूद है या फिग्मा में कोई प्लगइन मौजूद है, कोई गुज़रा आपकी नज़र से? अच्छा, हायरार्की को चेक करने के लिए तो नहीं, लेकिन अगेन पीपल विद डिसेबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी के लिए जब आप यूटिलाइज करते हैं तो उनके जो टूल्स हैं, उसके अंदर जब आप कलर्स के कंट्रास्ट को मेजर करते हैं तो वहां पे फॉन्ट साइजेस रीडेबल है या नहीं, इसके इसके कंट्रास्ट जरूर मौजूद है। जो टाइपोग्राफी है, हम जब इसको यूआई के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो इसके साइज़, इसकी हायरार्की उसको कलर के साथ प्ले करके भी देखा जाता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो एक हैवी फॉन्ट के साथ तो रीडेबल है और वो दे मेक सेंस, लेकिन जब हम उस फॉन्ट को छोटा करेंगे तो रीडेबल नहीं रहते। बिल्कुल। तो इसीलिए आप उसको जरूर चेक करते हैं और जरूर टैली करते हैं कि हमने कौन से फॉन्ट्स यूटिलाइज करने हैं और ये नहीं करने। अच्छा, इसका एक आसान सा तरीका है, इसकी एक टिप है। उसकी टिप ये है कि अगर कोई कलर फर्स्ट जैसा आप अपने जहन में बनाए कि लाइट येलो कलर आपके और ब्लैक आपका, तो बैकग्राउंड अगर आपका ब्लैक है और आपने उसके ऊपर लाइट येलो कलर का टेक्स्ट लिखा है और वो टेक्स्ट बड़ा है तो रीडेबल है, बिल्कुल। छोटा होने से वो रीडेबल नहीं रहेगा। रीडेबल नहीं है। तो आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, आप लाइट येलो कलर को बैकग्राउंड में ले जाएं और उस टेक्स्ट को ब्लैक में ले आए, तो छोटे में भी पढ़ा जाएगा और बड़े में भी पढ़ा जाएगा। बिल्कुल। सो यूटिलाइजिंग द सेम कलर, सो ऑलवेज व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सो आप उसके वे को जरूर फाइंड आउट करते हैं। सो तो ये फॉन्ट हायरार्की को डिफाइन करने के लिए आप ये कह लें कलर के साथ प्ले करना उसका ज़रूरी है, ताकि आप फैसला कर सकें कि हाँ यार, ये जो हायरार्की हम डिफाइन कर रहे हैं। जरूरी तो नहीं है, लेकिन अच्छा है, क्योंकि अच्छा है। आपको पहले पता चल जाता है, वरना बाद में आपको टेस्टिंग से पता चलेगा ये चीज। तो बिल्कुल। ये आपको पहले ही पता चल जाएगा, तो उसे आप डिफाइन कर सकते उससे हैं, कलर की टाइम हायरार्की सेव कर डिफाइन सकते करते हैं। हुए जो है, हमें कलर के साथ उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, मैच करना चाहिए। जब आप कलर डिफाइन कर रहे हैं तो टेक्स्ट में रख के भी डिफाइन करें कि ठीक इस है। वक्त इसका विजुअल कैसा है। तो मेरे ख्याल से ऐसे टूल तो, बल्कि ऐसा टूल मेरे नज़र से भी नहीं गुजरा कि जो इस चीज़ को आइडेंटिफाई, सही कह रहे हैं आप, कलर का मिलता है, कंट्रास्ट क्या होगा क्या। यूआई डिजाइन करने के बाद, यूआई डिजाइन आपने कुछ स्क्रीन डिजाइन की है, एक वेबसाइट का पेज डिजाइन किया है, तो उसको टेस्ट करना जरूरी है। ऑब्वियसली जब आपने एक यूआई डिजाइन बिल्ड किया है तो उसके हर एलिमेंट का आप टेस्ट करते हैं। अब फॉर इंस्टेंस आप जब टेस्ट करते हैं तो जनरल टेस्ट होता है। सो देयर आर थ्री काइंड ऑफ टेस्टिंग, स्क्रिप्टेड, सेमी स्क्रिप्टेड एंड नो स्क्रिप्ट। सो अगर आप नो स्क्रिप्ट करेंगे तो इट्स अ वेरी गुड प्योरली यूजर ओरिएंटेड बट डायरेक्शनलेस, पता ही नहीं करना क्या है। सो जस्ट सीक दैट। सो इट हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। तो अगर आप सेमी स्क्रिप्टेड करते हैं तो उसमें कुछ हद तक स्क्रिप्टेड टेस्टिंग है, कुछ सेमी स्क्रिप्ट है कि आप उसको स्क्रिप्टेड के साथ अनस्क्रिप्टेड पूछ लेते हैं कि आप जो कर रहे हैं कैसा कर रहे हैं, ओपन। और बिल्कुल स्क्रिप्टेड जो है इट इज मेजरली आपकी तरफ से प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, यूजर निकल जाता है बीच में से। सो ये तीन डिफरेंट चीजें हैं, तीनों में से आप जो भी मेथड अडेप्ट करते हैं उसमें जो आपने ना कुछ क्वेश्चंस डॉक्यूमेंट करके रखने होते हैं कि किन बेसिस पे टेस्टिंग कर रहे हैं और आप इसमें से क्या नतीजा निकालना चाहते हैं। तो उसमें बिल्कुल। एक इम्पॉर्टेंट गोल जो होता है वो ये होता है कि क्या यूजर को समझ आई, जो, तो उसमें अगर यूजर को वो टेक्स्ट पढ़ा ना जाए, रीडेबल ना हो, या उसकी पोजीशन हायरार्की के हवाले से उसकी हायरार्की ऐसी है वो इस जगह पे पढ़ा जहां उसको समझ नहीं आ रही, तो यूजर क्या डिसीजन ले सकेगा। मैं आपको एक रिसेंट मिसाल देता हूँ। एक प्रोजेक्ट मुझे मिला जिसपे हम लोग क्या काम कर रहे थे, कंपेयर प्रोडक्ट्स। इट वाज अ ई कॉमर्स प्रोजेक्ट जिसमें आप प्रोडक्ट्स को देखते थे, वो क्रेडिट कार्ड्स थे जिसपे वो लोगों को सेल कर रहे थे। तो आपने एक क्रेडिट कार्ड के फीचर्स देखे और उसको सिलेक्ट किया, तो कंपेयर प्रोडक्ट का एक चेक बॉक्स है, तो दैट्स अ फॉन्ट। ठीक, उसके बाद दूसरा, किसी दूसरे को आप देख रहे हैं उसके साथ कंपेयर होना है तो ऊपर वाले से वो खुद ही कंपेयर हो जाएगा। तो नीचे एक छोटा सा बटन बना हुआ था पूरे पेज के नीचे, उस पर लिखा हुआ था कंपेयर। तो अब उसकी जो यूजिबिलिटी टेस्टिंग थी, उसकी रिकॉर्डिंग्स क्लाइंट ने भिजवाई, तो उसकी जो रिकॉर्डिंग्स हमने देखी तो उसमें ये हो रहा था कि यूजर माउस लेके गया है, उसने कंपेयर पे क्लिक किया और उसके बाद वो माउस घुमा रहा है, उसे समझ नहीं आ रही मैंने कहाँ जाना है। कहाँ जाना। वो कंपेयर पूरे एलिमेंट से निकल के साइड पे पड़ा हुआ है इतना सा। तो वो इनेबल जरूर हुआ और हमें भी समझने में दिक्कत हुई कि कंपेयर कहाँ से करेगा, उसने चेकबॉक्स तो कर दिया, बटन कहाँ है।
तो वो यूजर भी माउस को ऊपर लेके जा रहा है स्क्रॉल करके, एंड में नीचे लेकर, एंड में उसको वो कंपेयर का बटन मिला, उसने क्लिक किया तो वो कंपेयर के पेज पे ले गया। तो इसका सोल्यूशन हमने क्या निकाला था कि जैसे ही वो एक चेक बॉक्स करेगा तो एकदम एक विंडो जो है वो ऊपर आएगी जिसपे कंपेयर प्रोडक्ट में वो ऐड हो गया, जैसे शॉपिंग कार्ट में ऐड होता है तो दिखाते हैं कि ऐड हो गया। तो उसके बाद दूसरे को करेंगे तो वो दोनों को कंपेयर करके अब वो कहता है ओके इस कंपेयर के बटन को वहां से चेक करें क्योंकि वो ऊपर आ चुका है, उसके पास ट्रिगर हो चुका है और वहां से उसके पास एक कंपेयर पेज। तो वो जो कंपेयर बटन था उसके टेक्स्ट की हायरार्किकल लेवल पोजीशनिंग गलत थी, जिससे पूरा काम खराब हुआ था। तो यूजेबिलिटी टेस्टिंग से आपने ये डिस्कवर करके उसको तसही करना होता है, उसको सही करना होता है। तो उस टाइम जो मैं बताने का मकसद था इस मिसाल का कि यूजेबिलिटी टेस्टिंग में आप कोई पर्टिकुलरली टेक्स्ट या टाइपोग्राफी के लिए टेस्टिंग नहीं करते हैं, बिल्कुल आप यूजर एक्सपीरियंस की टेस्टिंग कर रहे हैं और उसका आंसर निकालते हैं और उसमें कई मरतबा इशू टाइपोग्राफी का होता है, यानी आपकी टाइपोग्राफी की प्लेसमेंट ठीक प्लेसमेंट नहीं नहीं है, ठीक है। हायरार्की ठीक नहीं है, ऑर्डर ठीक नहीं है, वेट ठीक नहीं है, साइज ठीक नहीं है या कलर ठीक नहीं है। सो द कलर ऑफ द टाइपोग्राफी अगेन सही, तो ये तमाम चीजें जो है वो टेस्टिंग के अंदर टेस्टिंग देखी किया जाती था, है। बिल्कुल देखते हैं। ठीक है, इसका कोई टूल आपने नजर गुजरा हो? सो टूल टू टेस्ट रिकॉर्ड, टाइपोग्राफी फ्रॉम द यूजर पर्सपेक्टिव तो नहीं है क्योंकि वो तो आप खुद से डॉक्यूमेंट करते हैं, बिल्कुल रिकॉर्ड करते हैं। सो एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल है जो रिकॉर्डिंग करता है, एक आई ट्रैकर, आई बॉल ट्रैक करता है यूजर का, वो टूल है। सो लॉट्स ऑफ गोरिल्ला टेस्टिंग के टूल्स हैं, बट टाइपोग्राफी का पर्टिकुलर एक टूल है जो मैंने आपको बताया, फिग्मा में ऐसे टूल्स हैं जो ये बता देते हैं कि इसकी कितना साइज है जो रीडेबल है और कितना रीडेबल नहीं रहा। ठीक तो वो है। फॉन्ट के हिसाब से डिफरेंट चीजें आपको बता देता है, तो वहां से ठीक आप है, जरूर चेक कर लेते तो मेरे साथ आप लिंक में शेयर कीजिएगा तो हो सकता है हम इसके लिंक में, इस पॉडकास्ट हैं। के जी लिंक में शेयर कर सकें इनके बिल्कुल साथ। बिल्कुल। ठीक है, तो आपने जो टेस्टिंग की है, अब समटाइम होता, मैंने सवाल रखा हुआ इसलिए था कि समटाइम होता है कि डिजाइन बनाया और आपने दे दिया हम्म, और थोड़ी बहुत खुद ही अपने अपने तौर पर देख ली चीज को हम्म, और बस, अब वो समझा जाता है शायद कि किसी किस्म की कोई टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। सही, तो इसीलिए आपने जब टेस्ट किया है तो उसमें आइट्रेशन जब आती है तो आइट्रेशन को इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक, किसी भी चीज की आप टेस्टिंग करवाते ही किस लिए बाय द वे, बिल्कुल फिर ताकि उसमें से इंसाइट्स मिले और उस इंसाइट्स की वजह से आप आइट्रेट कर सके और आइट्रेट करके आपकी प्रोडक्ट एक अगले स्टेज पे पहुंच सके। सो कोई भी ये नहीं चाहता कि उसकी प्रोडक्ट जो है वो डाउनवर्ड चली जाए या नीचे चली जिस तरह हम आज बात, हमने टाइपोग्राफी के ऊपर बात की है, तो डिजाइनर्स और आर्टिस्ट जो हैं वो इसको एज अ कैरियर इस्तेमाल कर सकते हैं। या टाइपोग्राफी का पूरा कैरियर है। देयर आर लॉट्स ऑफ साइट्स आउट देयर जहाँ पे डिजाइनर्स अपने डिजिटल एसेट्स बेचते हैं और उसके एवज पैसे कमाते हैं। हमारा भी एक छोटा सा स्टार्टअप है जहाँ से हम अपनी सर्विसेज के साथ प्रोडक्ट्स भी सेल करते हैं। तो वहाँ पे जो मेजर चीजें सेल होती हैं डिजाइनर एसेट्स में दुनिया भर में, वो टाइपोग्राफी है। सो लोग हाथ से पेंट बनाते, हाथ से टाइपोग्राफी बनाते हैं, फॉन्ट्स बनाते हैं, फिर उसको डिजिटलाइज करते हैं। कुछ लोग डिजिटलाइज नहीं करते, उसको आप सिर्फ ब्रश बना देते हैं। कुछ लोग उसको बकायदा उसका फॉन्ट क्रिएट करते हैं कि आप उस फॉन्ट के तौर पे उसको यूटिलाइज कर लें। सो इट्स अ फुल फील्ड। बल्कि लेट मी से दैट कि जब डिजिटल डिजाइन एसेट सेल होने की वेबसाइट्स का एक जमाना आया था तो उसमें 3 साल तक जो टॉप सेलर प्रोडक्ट्स थी वो टाइपोग्राफी थी। सो जो जो लोग इंटरनेशनली टाइपोग्राफी बना रहे हैं उनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो कुछ और नहीं कर रहे हैं, कुछ और नहीं। वो सिर्फ टाइपोग्राफी बना रहे हैं। सो इट्स अ फुल फ्लेज फील्ड और तो उसके अंदर ऑब्वियसली इट्स अ कंप्लीट कैरियर इनटू इट। कंप्लीट कैरियर। या ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गा अंसारी साहब, आपने इस पॉडकास्ट के लिए हमें टाइम दिया। तो इस पॉडकास्ट के आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? जी, एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आपकी बात से याद आया है कि सो इट वाज अ टाइम ऑफ स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स जो था वो अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई से बाहर निकल जाता था, उसको पढ़ने को दिल नहीं करता था। तो वो खुद बताता है कि एक जगह पे जहाँ पे हमारा काउच पड़ा हुआ था, उस सीढ़ियों के नीचे एक जगह थी और वहां पे कुछ टेक्स्ट लिखे हुए थे। तो उसमें हिस्ट्री लिखी हुई थी कि टेक्स्ट टाइपोग्राफी मर्ज वजूद में कैसे कैसे बनाया जाता है। तो कहता है मैं वहां उसको घंटों देखता रहा। तो कहता मुझे याद हो गया कि ये सेरिफ फॉन्ट कब आया था, सैन सेरिफ कब आया था और ये क्यों था, और उसके आगे उनकी कई टाइप्स भी डिफाइन थी। तो कहता मैंने वो तमाम टाइप्स देखी, उन टाइप्स को देखने के बाद उनके नाम पढ़े, याद किए कि एरियल भी कोई फॉन्ट होता है, वर्डेना कोई होता है। तो कुछ फॉन्ट्स क्रिएट बाद में किए, लेकिन वो जो चीज़ें मैंने वहाँ सीखी थी कॉलेज में क्लास में ना जाके, लेकिन वो जो मैंने सीखी थी जब हमने एप्पल बनाया, तो फॉन्ट्स का जब टाइम आया कि इसके टेक्स्ट को आप कैसे लिखेंगे, तो वो तमाम चीज़ें हमने उसको इनिशियल फेज में डाली।
फिर हमने इंटरनेशनल तारीखदान जो टाइपोग्राफी या फॉन्ट्स के ऊपर वर्क करते थे हिस्ट्री में, उनको बुलवाया और उनके साथ एक पूरा पैनल बनाया। और इस तकरीर के आखिर में स्टीव जॉब्स ये कहता है कि अगर मैं ये ना करता तो आज एप्पल, मतलब दुनिया में फ़ॉन्ट ज़रूर लोग देखते, मतलब किसी ना किसी टूल में आ जाते, लेकिन शायद कोई 20 साल बाद आते। और चूँकि मैक ले आया और विंडोज़ ने मैक की कॉपी की थी, तो विंडोज़ के थ्रू पूरी दुनिया में आप लोगों तक भी पहुँच गया। सो दैट वाज़ अ इंटरेस्टिंग इनसाइट जो कि टाइपोग्राफी की हिस्ट्री टाइपोग्राफी के से साथ रिलेटेड स्टीव जॉब्स की एडिशन है। बड़ी सो दैट इज़ जबरदस्त बिल्कुल इंसाइट आपने शेयर किया हमारे साथ, हमें देखने वालों के साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने भी इस पॉडकास्ट को देखा। इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट में दोबारा मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।